हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लोग भी एसएससी जेई सीबीटी 2 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों को क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए और कौन सा किस तरीके का टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। और आज का सेशन आप सभी ब्रांचेस के लिए है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, आप लोग इस स्ट्रेटेजी को या इन मिस्टेक्स को ये दूसरे स्टूडेंट्स ने जो लास्ट ईयर मिस्टेक्स की थी उनसे सीख सकते हो, ताकि आप सेम गलतियां इस बार रिपीट ना करो। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे बेसिकली सीबीटी 2 एग्जाम की प्रॉपर स्ट्रेटेजी पर। और स्ट्रेटेजी को जानने से पहले बहुत ही जरूरी जानना है कि हमारा एसएससी जेईई सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है। तो आप लोग जानते होंगे सीबीटी 2 एग्जाम अब हमारा एमसीक्यू बेस्ड है और हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करता है, यानी कि टोटल बन गए आपके 300 मार्क्स। और अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत कर देते हो तो उसकी नेगेटिव मार्किंग कितनी है, -1। और आपको 2 घंटे में ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये तो है आपके इस एग्जाम का पैटर्न। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। अगर हमें सीबीटी 2 एग्जाम तैयार करना है, हमें सबसे पहले मन में टारगेट रखना पड़ेगा कि हम कितना टारगेट लेकर जाएं उस एग्जामिनेशन हॉल में, कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे कि आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। और वो टारगेट हम बहुत अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करो। तो लास्ट ईयर में अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का एक जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर थे और 2023 में आपने पेपर दिया, तो आपका 108 मार्क्स में मान लीजिए आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। अब क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आए, लेकिन आपको अगर अपना फेवरेट डिपार्टमेंट चाहिए सीपीडब्ल्यूडी, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए उसकी कट ऑफ कितनी गई, 346.7। इसके बाद जो बेस्ट डिपार्टमेंट आता है दैट इज मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसकी कट ऑफ भी गई 342। तो अगर आपने पॉइंट पर भी क्वालिफाई किया है तो भी आप लोगों को टारगेट कितना रखना पड़ा, 240 नंबर। तो जो स्टूडेंट 240 नंबर लेकर आया, जिसने पॉइंट पर भी क्वालिफाई किया, उसका सीबीटी 2 एग्जाम में उसको अपनी जो मनपसंद का डिपार्टमेंट है वो मिल पाया। और 240 नंबर का मतलब ये होता है कि मैंने 80 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग आपने यहाँ पर नहीं की होगी। 80 के 100 में से 80 क्वेश्चंस करेक्ट करना, वो भी 2 घंटे में, ये आसान बात नहीं है। तो इसीलिए अब सबसे पहले इन बातों से क्या सीखना है। अब देखिए, ये तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का एग्जाम्पल है। अब बाकी जो ब्रांचेस है, जैसे हमारी, हम यहाँ पर बात करें सेम इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, जिसका कट ऑफ बहुत ज्यादा रहता है, तो जनरल कैटेगरी में आप देखेंगे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का 131.456 कट ऑफ रहा। और अगर आपको सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट चाहिए तो फॉर सीपीडब्ल्यूडी 416.04, यानी कि 280 नंबर के आसपास टारगेट करना पड़ा होगा उन सभी स्टूडेंट्स को। तो ये कितना बड़ा स्कोर है। अब मुझे क्या गलती नहीं करनी है जब आप एग्जामिनेशन हॉल या अपना पेपर देने जब बैठोगे, तो आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। सबसे पहली गलती है, आपको ये नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होने देना। अगर आपने 4 भी क्वेश्चन नेगेटिव कर दिए तो आप यहाँ पर देखिएगा, एक क्वेश्चन का मतलब है -4 हो जाना, 3 नंबर उस क्वेश्चन के नहीं मिले और एक आपका -1 भी उसके साथ आपको मिल गया है। तो अब आपके अगर 5 क्वेश्चन मान लीजिए आपने नेगेटिव कर दिए तो 20 नंबर गए हाथ से। और जितने नेगेटिव मार्किंग करते जाओगे उतना आप इस रेस से बाहर होते जाओगे जो सिलेक्शन आपने लेनी है। तो पेपर में सबसे पहली चीज है, आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी होगी। अगर आपका इस बार भी बिल्कुल उसी मतलब जितना हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स थे, आप किसी भी ब्रांच से अगर हो, तो अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स के बराबर ही नंबर आए हैं तो आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी पड़ेगी अगर आप सीबीटी 2 निकालना चाहते हो। और जिन स्टूडेंट्स ने सीबीटी 1 में थोड़ा अच्छा स्कोर किया है, उनके लिए थोड़ा सा ये आ जाता है कि यस, वो अपना वहां सीबीटी 2 एग्जाम में अगर कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं विद एक्यूरेसी, तो उनके भी सिलेक्शन के चांस ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर कर लिया है। लेकिन जिन्होंने वहां पर सीबीटी 1 में पूरे पॉइंट पर क्वालिफाई किया है, आप लोगों को तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। जितने गलत करते जाओगे उतना सोचिए आप रेस से बाहर होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात, अच्छा ये बात तो हो गई कि हमें नेगेटिव मार्किंग पर ध्यान नहीं देना है।
अब बात आती है कि यार अब हमारे पास जो टाइम है हम उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स भी रिवाइज हो जाएं, हमारे मॉक टेस्ट भी लग जाएं, मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी हो जाए और हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे पाएं। एक प्रॉपर प्लानिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, जो फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लानिंग से आप लोग अपने इन 2 मंथ्स में, जो अप्रोक्सीमेट 2 महीने हैं, इसमें आप बेस्ट तरीके से अपना रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट सब चीजें कर पाओगे। अब देखिएगा मैंने क्या किया, ये 2 महीनों को जो कि आपके अप्रोक्सीमेट 60 डेज हैं, इनको डिवाइड कर दिया 30 डेज, 15 डेज और 10 डेज, और लास्ट के जो 5 दिन है वो मैंने आप लोगों को दिए, आप रिवाइज या जो भी करना चाहते हैं। अब हम टारगेट करेंगे 30, 15 और 10 डेज का क्या टारगेट होना चाहिए, या क्या टाइम टेबल या क्या स्ट्रेटेजी हम अपना सकते हैं। अब देखिएगा ये जो 30 दिन है, सबसे पहले तो आप ये 60 दिन को हमने 5 दिन अलग ही छोड़ दिए, जो पेपर से पहले के 5 दिन होते हैं। कई बार आपको ट्रेवल करना होता है या और चीजें दिमाग में चली होती हैं, तो उसको हटा देते हैं। हम 55 डेज पर अगर टारगेट करें तो 30, 15 और 10 डेज में मैंने इसे डिवाइड किया, और पहले 30 दिन, अब देखिएगा पहले 30 दिन को हम 3, 10, 10, 10 डेज में अगर डिवाइड करते हैं, अब देखिएगा पहले 10 दिन में मुझे करने हैं 4 टेक्निकल सब्जेक्ट प्रिपेयर, जिसमें मुझे थ्योरी रिवाइज करनी है, एसएससी जेईई पीवाईक्यूज लगाने हैं, ईएससी पीवाईक्यूज लगाने हैं और मॉक टेस्ट भी देना है। आप सोचेंगे ये तो मैम प्रैक्टिकली नहीं लग रही बात, ये कैसे करेंगे? अभी मैं आपको टाइम टेबल बताने वाली हूँ। तो पहले 10 दिन का टारगेट है 4 टेक्निकल सब्जेक्ट, नेक्स्ट 10 दिन भी 4 टेक्निकल सब्जेक्ट, नेक्स्ट 10 डेज भी 4 टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो ऐसा करके आपके अप्रोक्सीमेट 12 टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए। अब कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो ज्यादा लेंथी है, वो आप देख सकते हो आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग कि किन सब्जेक्ट को आप साथ लेकर चल सकते हो। तो मैं मानकर चल रही हूँ 30 दिन में हम 12 सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे, थ्योरी भी, एमसीक्यूज भी और मॉक टेस्ट भी। अब देखते हैं कि 10 दिन का हमारा टाइम टेबल हम क्या फॉलो कर सकते हैं। अब देखिएगा ये जो 10 दिन है, इन 10 दिन को भी मैंने डिवाइड किया है 8 डेज प्लस 2 डेज में। अब डे 1 से शुरू करते हैं। देखिएगा अब डे 1 में आपको क्या करना है। डे 1 में आपको सबसे पहले तो आप मान लीजिए सुबह जल्दी उठ जाते हो तो मॉर्निंग का एक स्लॉट आपके पास है। मॉर्निंग में आपने 6 बजे भी अगर आप उठ रहे हो तो 6 से 8 या 9 से 12 जितना भी मॉर्निंग का स्लॉट रहेगा, जिसमें अप्रोक्सीमेट आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, इन 4 आवर्स में मैंने अपना सब्जेक्ट 1 उठाया। जो भी सब्जेक्ट 1 आपने इन 10 दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ने ना, कोई एक सब्जेक्ट उठाया, आपने 4 आवर्स में उसकी थ्योरी रिवाइज कर ली, उसके कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए, अगर ये रिवाइज आपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए, और उस सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको टफ लगते होंगे, जो आपको भूल जाते होंगे, आपने उनको रिवाइज पहले किया। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको याद भी होंगी। तो आप लोग यहाँ 4 घंटे दे रहे हो थ्योरी रिवाइज करने में। अब आपका डे 1 का जो इवनिंग का स्लॉट होगा, इवनिंग का स्लॉट अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे। देखो यार 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा ना आपको अगर एग्जाम निकालना है, तो 4 से 5 घंटे मैं इवनिंग स्लॉट के ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम एडजस्ट कर लो कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाई करनी है। अब ये 4 से 5 घंटे में मुझे क्या करना है, जो सब्जेक्ट मैंने मॉर्निंग में पढ़ा, जो भी सब्जेक्ट की थ्योरी रिवाइज करी, आप उसके एसएससी जेईई के 2023 और 2024 के पीवाईक्यूज लगाइए। 2023 और 24 के पीवाईक्यूज लगाइए। अब 23 और 24 के पीवाईक्यूज लगाने, अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 23 और 24 के पीवाईक्यूज बहुत बार सॉल्व कर लिए होंगे और आपको आंसर भी याद हो गए होंगे। अब आपने पीवाईक्यू क्यों लगाए इस सब्जेक्ट के? क्योंकि आपने थ्योरी सुबह पढ़ ली, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उन कॉन्सेप्ट्स को देख लिया जो एग्जाम में आते हैं। इसके बाद आप ईएससी के पीवाईक्यूज देख सकते हो, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है किस सब्जेक्ट के, जो आपने रिवाइज किया है सुबह। जो रिवाइज किया है सुबह, लेटेस्ट क्वेश्चन देखिए पिछले 2 से 3 साल के बस। और तीसरा मैं बोलूंगी जो आपके एई के एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे यूपीए के एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। आप उन क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो जो बहुत ज्यादा टाइम कैरी करते हैं। तो आपने क्या किया, ये 3 चीजें आपने इवनिंग स्लॉट में करी। अगर ये अच्छे से हो गई है तो आप ईएससी पीवाईक्यू और यूपीए पे जाइए। अगर ये अच्छे से नहीं हुई है, पहले एसएससी जेईई 2023 वाले सॉल्व करिए, ईएससी का लेटेस्ट पिछले साल के क्वेश्चंस देख लीजिए और यूपीए के लेटेस्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। अब ये इवनिंग स्लॉट में आपने एक सब्जेक्ट को रिवाइज किया और जो की पॉइंट्स हैं, जो आपको नए पॉइंट्स मिल रहे हैं, उनको एक जगह पर लिखते जाइए। फिर हम डे 2 पर आ जाते हैं। अब आपने सेम चीज फॉलो करी फॉर सेकंड सब्जेक्ट। अब ये 2 सब्जेक्ट्स में मैंने थ्योरी रिवाइज कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। डे 3 में मुझे क्या करना है,
डे 3 में देना है मुझे मिक्स सब्जेक्ट का एक टेस्ट। मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट आते हैं ना आपके, या आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो जो आपने डे 1 और डे 2 में पढ़ा। डे 1 डे 2 के इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी दे सकते हो टेस्ट के लिए, है ना, या फिर इन दोनों का कंबाइंड टेस्ट भी दे सकते हो। तो आपने मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट दे दिए, कम से कम 2 टेस्ट आज के दिन में जो आपने पिछले दिन में 2 दिन में रिवाइज किया था। अब जो टेस्ट आपने देने हैं, अब उसमें क्या गलती हुई है उसको लिखना है। एक टेबल बनाइए और उस टेबल में नोट करते जाइए कि आपने इसमें टाइम ज्यादा लिया, आपने न्यूमेरिकल में टाइम ज्यादा लिया, आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी, आपने क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक करी। तो ये जो भी गलतियां हैं उसको एक टेबल में लिखते जाइए। अब क्या हुआ, डे 3 में हमने ये टेस्ट दिया। डे 3 में मैंने इसको एनालाइज किया कि क्या क्या गलतियां थी, और उस एनालिसिस के बेसिस पर अब आप अपनी थ्योरी रिवाइज कर सकते हो। अब आपने थ्योरी रिवाइज करिए जिन टॉपिक्स में आपको टेस्ट के टाइम लगा था कि यार ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहे या ये क्वेश्चन मुश्किल है, और सेम चीज थ्योरी रिवाइज कर सकते हो और कोई पीवाईक्यू लगा सकते हो। इससे आपने 4 दिन में क्या किया मैम, 4 दिन में हमने 2 सब्जेक्ट्स की थ्योरी कर ली, उसके एसएससी ईएससी के पीवाईक्यूज देख लिए, मॉक टेस्ट भी लगा लिया, मॉक टेस्ट को एनालाइज कर लिया और एनालिसिस के बेसिस पर थ्योरी को रिवाइज किया। अब सेम चीज आप क्या करोगे, ये डे 4 दिन की कहानी जो थी सेम रिपीट करोगे फॉर नेक्स्ट 4 डेज। फॉर नेक्स्ट 4 डेज आपने जो सेकेंड टेक्निकल सब्जेक्ट होगा आपने उसके लिए सेम चीजें फॉलो करनी है। तो सेम, अब देखिए पहले 4 दिन में 2 सब्जेक्ट किए, अगले 4 दिन में 2 सब्जेक्ट किए, इसी सेम पैटर्न में। अभी भी 8 दिन हुए, मेरे पास 2 दिन बच गए। जो लास्ट के 2 दिन है डे 9 और डे 10, इसमें आप इन चारों सब्जेक्ट का कंबाइन 4 सब्जेक्ट्स जो आपने रिवाइज कर लिए हैं इनका आप कंबाइन मॉक लगाइए। अब ये मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। देखिए एक मॉक टेस्ट आपने लगा दिया चारों का कंबाइन, इन चारों सब्जेक्ट्स का कंबाइन। अब आपने जब वो एक मॉक टेस्ट लगाया उसमें भी जो मिस्टेक्स हुई होंगी, जो गलतियां हुई होंगी, उसको नोट डाउन करो और उस थ्योरी को बार बार रिवाइज करो। जहां बार बार गलती हो रही है उसको बार बार लिख कर रिवाइज करो, पढ़कर रिवाइज करो, जैसे भी जहां गलती मिस्टेक या जो आपका वीक पॉइंट है वो आपको पता चल जाएगा और उस पे ही आपको काम करना है। और डे 9 में आपने जो भी सब्जेक्ट टेस्ट दिया, अब यही सेम टेस्ट मैं यहाँ पर मॉर्निंग में टेस्ट दे सकती हूँ इन्हीं 4 सब्जेक्ट का, और इवनिंग स्लॉट में इसको एनालाइज करके रिवाइज कर सकती हूँ जो मेरे टॉपिक्स वीक है। अब देखिएगा इन 10 दिन में आपने थ्योरी रिवाइज करी, स्टेट के पीवाईक्यूज लगाए और उसके बाद आपने मॉक टेस्ट लगाए और उसको एनालाइज किया, और यहाँ पर आराम से एक टेस्ट देके एनालाइज करके आप थ्योरी रिवाइज कर पा रहे हो। मैंने 10 दिन ये चीज फॉलो करी, 4 सब्जेक्ट्स हो गए। ऐसे करके 30 दिन में 12 टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे जरूरी है। बीच का कोई भी दिन का गैप आपका नहीं आना चाहिए। अब इसके आगे बात करते हैं जो अगले 15 दिन है। अब आपने अलग अलग तरीके से 4-4 सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन प्रिपेयर किया एग्जाम के लिए, अब जरूरी है कि एक साथ जब मैं सभी के क्वेश्चन देखूंगी तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर पा रही हूँ, अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रही हूँ वो क्वेश्चन या नहीं। तो आपको अब देने हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट और कोशिश करनी है एट एवरी ऑल्टरनेट डे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। अब आपने जो मिस्टेक्स पहले लिखी है, जो मिस्टेक्स आपने इससे पहले, देखो इससे पहले आपने 30 दिन में कितने सब्जेक्ट कितने टेस्ट दे दिए होंगे, आपने 3 दिन में 2 टेस्ट ये मिक्स दिए हैं, फिर आपने 9 और 10 में भी 2 टेस्ट दिए हैं, यानी कि आपने 10 दिन में आपने कम से कम मान लीजिए 5 टेस्ट भी दिए हैं। 10 दिन में 5 टेस्ट भी दिए हैं तो 15 टेस्ट तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज हो गए हैं आपके। 30 दिन में 15 टेस्ट वो हो गए। आपने हर ऑल्टरनेट डेज में अब देने फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट में सबसे पहले ध्यान रखना अपनी एक्यूरेसी का, और एक्यूरेसी को ध्यान रखने के लिए जो गलतियां आपने पहले नोट डाउन करी है वो आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीट हो रही है तो आपने जो टेस्ट दिया उसका कोई फायदा नहीं है। टेस्ट से इसका मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं, और अगर सीखा ही नहीं तो जीरो है फिर वो उसको टेस्ट को देना, जितने मर्जी टेस्ट दे लीजिए। आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा और अपनी एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। अब जब आप एक्यूरेसी पे काम करना सीखोगे, आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करते करते
ये भी पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, किस क्वेश्चन में आप कम टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो उसे। और जब आपको वो पता चल जाएगा तो जब आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे ना, तो आपको इस चीज को अप्लाई करना है कि इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन मैं जल्दी कर लेता हूँ, इसमें मुझे टाइम लगता है, तो इसको मैं स्किप करके अगले क्वेश्चन पर बढ़ूंगा। और सेम स्ट्रेटेजी आपको एग्जामिनेशन में फॉलो करनी है। अब 15 दिन है, 15 दिन में आपने 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए। अब आपको अपनी एक्यूरेसी और मैं कहूंगी अपनी स्पीड पे काम करना है। जब आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपकी कुछ ट्रिक्स आपके पास होंगी जो आपने कभी क्लास में पढ़ी हो या आपने आप बनाई हो, वो ट्रिक्स को अप्लाई करके आपने ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है या मॉक टेस्ट को देना है। अगर आपने 7 दिन मॉक टेस्ट दिए, अगले 7 to 8 डेज आपने उन मॉक टेस्ट को सिर्फ एनालाइज किया। 7 दिन आपने मॉक टेस्ट दिए और नेक्स्ट आपके जो 8 डेज यहाँ पर 15 में पेंडिंग हो गए हैं, आपने उसमें एनालाइज किया। तो देखिए ऑल्टरनेट डे में आप टेस्ट दे रहे हो, तो डे 1 में हमने इसमें क्या किया, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया, और डे 2 में हमने इसको एनालाइज जो किया और एनालाइज के साथ रिवाइज किया, जहां पर मिस्टेक थी, जहां पर जो चीजें याद नहीं आ रही थी। तो एक दिन आप टेस्ट दे रहे हो, एक दिन आप रिवीजन कर रहे हो, थ्योरी रिवाइज कर रहे हो जहां गलतियां हुई है, फिर आप टेस्ट दे रहे हो, फिर आप रिवाइज कर रहे हो। तो 15 टेस्ट पहले हो गए थे, 7 से 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने अभी तक दे दिए। अब बचते हैं हमारे पास लास्ट के नेक्स्ट 10 डेज। ये जो नेक्स्ट 10 डेज है, इसमें भी मैं यही बोलूंगी कि आप लोगों को कम से कम 5 फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए, 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको देने चाहिए। और इन लास्ट के 10 दिन में जो आपके शॉर्ट नोट थे उनको रिवीजन, जो आपके वीक पॉइंट थे जो आपने एनालाइज किया था, उन पर आपको काम करना है। आप एक बार उन पीवाईक्यूज को, जो पीवाईक्यूज में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही थी या पीवाईक्यूज में लग रहा था गलतियां हो सकती है या कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, आप उनको रिवाइज कर सकते हो। तो आप कम से कम 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट इन 10 दिन में देंगे। इसके अलावा आप सिर्फ अपने यूपी वाले या स्टेट के क्वेश्चन, ईएससी के क्वेश्चन और एसएससी जेई के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। और अगर आप एसएससी जेई मान लीजिए 2023 और 24 कर चुके हो, तो आप 2022 और उससे पहले में जा सकते हो। तो 2010 के बाद वाले भी क्वेश्चन लगाओगे तो उससे भी आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। अब ये लास्ट के 5 दिन इसके बाद के जो है वो आपका जैसा अच्छा लगे, आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मॉक टेस्ट हम जनरली प्रेफर इसलिए नहीं करते, उस टाइम बच्चा मतलब आप लोग डिमोटिवेट या मोटिवेट बहुत ज्यादा हो जाते हो। कोई भी फीलिंग्स उस टाइम मतलब हमारे लिए एक हानिकारक हो सकती है कि अगर हम पेपर से 5 दिन पहले ओवर एक्साइटेड हो जाएं कि यस हमारा रैंक 1 है तो पेपर में आएगा, और अगर हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएं कि यहाँ नंबर कम आ रहे हैं, तो 5 दिन पहले तो कोई मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए, तब सिर्फ रिवीजन होगा। तो इस तरीके से आप देखिएगा किस तरीके से आप 55 डेज को अपना पूरा बेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट भी कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो, और बीच में कोई एक आधा सब्जेक्ट ऐसा है जो छोटा मोटा आपने छोड़ दिया था कि सीबीटी 1 में क्या पढ़ना है, इसका वेटेज तो कम है, आप बीच में उसको भी एडजस्ट करके किसी दिन, जैसे डे जो हमने 10 दिन में या 10 डेज का जो भी टारगेट बनाया था, 4 डेज और लास्ट के 2 डेज, तो लास्ट के 2 डेज में एक दिन आप उस सब्जेक्ट को दे सकते हो जो आपने स्किप कर दिया है। तो मैं ये बोलूंगी कोई भी सब्जेक्ट आपको स्किप नहीं करना है, चाहे वो आपको लगता हो कि उसका वेटेज कम है तब भी पढ़कर जाइए। ऐसे नहीं कि आप उसमें 0 लेवल पर हो, आपको कम से कम उसको थोड़ा सा बेसिक लेवल पर पहुंचाना जरूर है। ठीक है, अब आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। इससे आप लोग अपना टेस्ट दे पाओगे, अपने को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, अपना रिवीजन कर पाओगे, और टेस्ट की एनालिसिस के बाद उसी थ्योरी पर काम करोगे जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो आपके वीक पॉइंट्स है उसी पे तो काम करना है, तभी तो हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अगर आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, अगर आपको और कुछ गाइडेंस चाहिए तो टेलीग्राम पर मेरा सिमरन मैम पीडब्ल्यू टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रिपरेशन रिगार्डिंग सीबीटी 2 एग्जाम या किसी एग्जाम रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स या क्वेरीज रहते हैं तो जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस चीज को फॉलो करिएगा, देखिएगा आपको रिजल्ट जो है वो जरूर मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।